हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट, हम लोग फिजिक्स का अध्ययन कर रहे थे और फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में ध्वनि का अध्ययन किया गया था। आज उसी क्रमबद्ध जो है सीरीज में आगे बढ़ा जाएगा और जो हम लोगों का टॉपिक शेष बचा हुआ है उसका अध्ययन किया जाएगा। और आज आप लोगों के लिए डियर स्टूडेंट मैं PYQs भी लेकर आया हूं जिसको सॉल्व किया जाएगा और उसके कॉन्सेप्ट को भी देखा जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम लोगों को किसका अध्ययन करना है, तो आइए देखते हैं। जो है डियर स्टूडेंट, हम लोगों की हेडिंग है ध्वनि का अपवर्तन, है ना। ध्वनि का अपवर्तन का अध्ययन करना है। तो आइए समझा जाता है कि ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है। कह रहा है जब कोई ध्वनि तरंग गति करते समय किसी अवरोध से टकराकर दूसरे माध्यम में चली जाती है तो इस घटना को ध्वनि का अपवर्तन कहा जाता है। ध्वनि अपवर्तन के कारण ही दिन के समय ध्वनि कम दूर तक सुनाई देती है, जबकि रात्रि के समय यह अधिक दूर तक सुनाई देती है। यह चीज आप लोग डियर स्टूडेंट नोट करेंगे जो है, क्योंकि आपसे परीक्षा में यह नहीं पूछेगा कि ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है, उसका दैनिक जीवन में उपयोग पूछेगा। तो यह चीज आप लोग बढ़िया से यहां से प्रश्न बना भी हुआ है, तो इस घटना के कारण ही यहां से आप लोग बढ़िया से नोट कर लेंगे। ध्वनि अपवर्तन के कारण ही दिन के समय ध्वनि कम दूर तक, जबकि रात्रि के समय ध्वनि अधिक दूर तक सुनाई देती है। ध्वनि अपवर्तन के कुछ नियम भी होते हैं, तो आइए चलते हैं, देखते हैं ध्वनि अपवर्तन के नियम क्या है। कह रहा है जब कोई ध्वनि तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर जाती है। फिर दूसरा नियम क्या कह रहा है, जब कोई ध्वनि तरंग विरल से, कहां से बात कर रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। इसके दो नियम ये बता रहा है। क्या पहला बता रहा है कि जब कोई ध्वनि तरंग सघन से कहां पर जाएगी, जो है विरल में, तो अविलंब से दूर जाएगी। कहां जाएगी, अविलंब से दूर। और वहीं पर बता रहा है कि जब विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब के ओर मुड़ जाती है, या आप कह सकते हैं कि अविलंब के पास हो जाती है। या चलिए आइए एक पेज लेते हैं और इसको समझा जाता है कि जो है कि सघन क्या होता है और विरल क्या होता है। सघन से कहां पर जाएगी, विरल में जब जाएगी तो वह अविलंब से कहां पर जाएगी, दूर जाएगी। और वहीं पर जब विरल से कहां पर जाएगी, सघन में जाती है तो अविलंब के पास रह जाती है। तो आइए इसको समझा जाता है एक फिगर से। मान लीजिए ये कोई अवरोध है। ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये कोई अवरोध है और कोई प्रकार ध्वनि जो है गति करते हुए आई और इस अवरोध से टकराकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई। ये माध्यम मान लीजिए X है और ये माध्यम Y दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई, और जहां से टकराती है वहीं से हम लोग क्या डालते हैं, अभिलंब खींचा जाता है, अभिलंब डाला जाता है। और ये है ध्वनि का अपवर्तन। अब इसके जो दो नियम थे इसको आइए समझा जाता है कि इसके जो दो नियम है वो क्या कहता है। और मैं फिगर बना रहा हूं और आप लोग देखकर कमेंट करेंगे कि ये कौन सा फिगर, कौन सा नियम जो है फॉलो हो रहा है। और दूसरा फिगर मैं इधर बनाता हूं डियर स्टूडेंट। ये रहा ध्वनि के जो दो नियम को समझाया था अभी। अगर हम बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे ये अभिलंब है। क्या है, ये अभिलंब है और यहां पर भी ये अभिलंब है, अभिलंब है। और आप लोग देख रहे होंगे कि जो ध्वनि है वह अभिलंब से दूर जा रही है। और दूर जाने का तात्पर्य क्या है, तो यह सघन से कहां पर जा रही होगी, विरल में जा रही होगी।
कहां पर जा रही होगी डियर स्टूडेंट? सघन से विरल। और ये आप ध्वनि तरंग देख रहे हैं कि ये आई और टकराने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ रही है या झुक रही है। इसका मतलब है कि ये कहां से कहां पर जा रही है? विरल से सघन में जा रही है। कहां पर जा रही है? विरल से सघन में जा रही है। आई होप डियर स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है? प्रलोदित दोलन। क्या हम लोगों को पढ़ना है? प्रलोदित दोलन। कह रहा है यदि किसी स्वतंत्र रूप से कंपन कर रहे पिंड पर बाह्यबल लगाया जाता है तो पिंड उस बाह्यबल का विरोध करती है, परंतु बाह्यबल बढ़ने पर पिंड बाह्यबल के अनुसार कार्य करने लगती है। इस घटना को प्रलोदित दोलन कहा जाता है। आइए इसको समझा जाता है थोड़ा से। मान लीजिए ये कोई एक पिंड है और संसार के प्रत्येक पिंड स्वतंत्र अवस्था में कंपन करते हैं, और इस पर जब कोई बाह्यबल लगाया जाता है तो यह सर्वप्रथम बाह्यबल का विरोध करती है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, पहला नियम याद कीजिए, जड़त्व का नियम, है ना। वो भी तो यही कहता है कि जिस कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है ना। तो जब आपने बाह्यबल लगाया तो पहले ये जो है उसका विरोध करेगी, अपने अनुसार कंपन करना चाहेगी, लेकिन जब बाह्यबल अधिक होता है तो यह पिंड अभी तक यहां तक कंपन कर रही थी, अब यहां से लेकर यहां तक कंपन करने लगी। यही होता है प्रलोदित दोलन। क्या होता है? प्रलोदित दोलन। आइए हम लोग अपने दैनिक जीवन का उदाहरण समझते हैं। जैसे हम लोगों के गार्जियन, पिताजी या चाचा जी या घर भैया जी, जब हम लोग को पढ़ने के लिए कहते थे और हम लोग कोई गेम खेला करते थे या कुछ करते रहते थे, तो जब तक प्यार से कहते थे कि जाओ बैठकर पढ़ो, जाओ बैठकर पढ़ो, तो हम लोग अपने अनुसार ही करते थे। लेकिन जैसे उनके हाथ में कुछ पीटने वाली सामग्री होती थी, हम लोग फिर तुरंत वह काम करने लगते थे जो करवाना चाहते थे। वही चीज जो है क्या है? प्रलोदित दोलन। जब किसी पिंड पर बाह्यबल लगाया जाता है तो सर्वप्रथम वह बाह्यबल का विरोध करती है, बाह्यबल अधिक होने पर वह बाह्यबल के अनुसार कार्य करने लगती है। ठीक है, प्रलोदित दोलन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आगे। कह रहा है अनुनाद। अनुनाद क्या होता है? आइए देखा जाता है। कह रहा है यदि किसी स्वतंत्र रूप से कंपन कर रहे पिंड पर प्रलोदित दोलन, ये अंडरलाइन कर दे रहे हैं, प्रलोदित दोलन उत्पन्न किया जाता है तो वह पिंड एक बड़े आयाम से कंपन करने लगती है। फिर कह रहा है इसका दैनिक जीवन में उपयोग। अनुनाद की घटना से बचने के लिए सैनिकों को किसी पुल पर कदम ताल की अनुमति नहीं दी जाती है। आइए समझते हैं अनुनाद को। कह रहा है प्रलोदित दोलन उत्पन्न किया जाए, और वही चीज हमने बताया, संसार के प्रत्येक पिंड जो होती हैं वह स्वतंत्र रूप से कंपन करती रहती हैं, और जब आप प्रलोदित दोलन उत्पन्न करेंगे तो बाह्यबल का प्रयोग करेंगे तो वह एक बड़े आयाम से गुजरने लगेगी। आइए वही चीज फिर समझते हैं हम लोग। मान लीजिए ये एक पिंड है, यहां से लेकर यहां तक कंपन कर रही थी। आप जब प्रलोदित दोलन उत्पन्न किए तो यह यहां से लेकर यहां तक जो है कंपन करने लगी, और जब एक बड़े आयाम से कंपन करेंगी तो जो इसके अणु अभी तक थे, इसके अणु ये अपने अनुसार जब कंपन कर रही थी तो इसके अणु जो है पास पास थे, लेकिन जब यह एक बड़े आयाम से होकर गुजरेगी तो इसके अणु और परमाणु क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे, और जब दूर दूर हो जाएंगे तो वहां पर जो है समस्या उत्पन्न होगी। कैसे? वही चीज कह रहा है, सैनिकों को किसी पुल पर
कदम ताल की अनुमति नहीं दी जाती है। कदम ताल का मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि सैनिक एक साथ अपने पैर को उठाते हैं और जो है फिर पैर को जमीन पर जो है पटकते हैं, और जब एक साथ जो है पैर को रखेंगे पटकेंगे तो बाह्यबल लगेगा उस ब्रिज या पुल पर, और जो उस पुल के अणु या ब्रिज के अणु तथा परमाणु हैं वह एक बड़े आयाम से गुजरने लगेंगे, और जब बड़े आयाम से गुजरने लगेंगे तो वह पुल या ब्रिज क्षतिग्रस्त होने का उसका संभावना हो जाएगा, वह पुल या ब्रिज टूट सकता है। दैनिक जीवन में इसका एग्जाम्पल समझिए, आप लोगों के घर के आसपास से जब कभी जो है डीजे या बहुत तेजी से साउंड उत्पन्न किया जाता है तो ऐसा लगता है कि हमारे घरों की दीवारें या खिड़कियां जो हैं वो कंपन करने लगती हैं। वो किसके कारण कंपन करती हैं? तो अनुनाद के कारण। और अनुनाद की घटना किससे उत्पन्न किया जाता है? प्रलोदित दोलन से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं फिर आगे। डॉपलर प्रभाव। कौन सा प्रभाव? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है कह रहा है डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत जहां से ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसे स्रोत कहा जाता है, तथा श्रोता जो सुनने वाला होता है उसके बीच में आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति, यहां पर अंडरलाइन कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तथा तारत्व बदला हुआ प्रतीत होता है, जिसे डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए ये प्यारे से आप हैं, है ना, और आपके तरफ ट्रेन आ रही है और आप भी ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी एक कंडीशन ये हुई, ये आप ही हैं, आप के विपरीत में ट्रेन चल रही हो और ट्रेन के विपरीत में आप भी चल रहे हो, तो जब एक दूसरे के जो है आप भी ट्रेन की दिशा में चल रहे हैं, ट्रेन भी आपके दिशा में आ रही है, तो यहां पर जो दूरी होगी डियर स्टूडेंट वह क्या हो जाएगी? घटेगी। क्या होगी? दूरी एक दूसरे की घटेगी, और यहां पर क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। आइए समझते हैं जो वह कहना चाह रहे थे। जब स्रोत का मतलब हमने बताया जहां से ध्वनि उत्पादित होती है, तथा श्रोता के बीच में दूरी घट रही हो तो ध्वनि तेज, दूरी जब घट रही होगी तो ध्वनि तेज तथा पतली सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी? ध्वनि तेज तथा पतली सुनाई देगी। जैसे आप अपने दैनिक जीवन में बहुत ऐसी घटनाएं देखते होंगे, जब कभी आप मार्केट में रहते होंगे और आपकी तरफ कोई ट्रक या बस आ रही है हॉर्न बजाते हुए और आप भी उसी की दिशा में जा रहे हैं, तो दूरी घट रही होगी तो आपको साउंड कैसा सुनाई देगा? तेज सुनाई देगा कि नहीं जो है? और ये जो है सोचिए, अब बस की दूरी और आपके बीच की दूरी बढ़ गई हो तो जब वो हॉर्न बजाएगा तो ये बताइए कि ध्वनि मोटी जो है कम सुनाई देगी यानी मंद सुनाई देगी कि तीव्र सुनाई देगी? आप बोलेंगे कि सर जब बहुत ज्यादा दूरी होगी तो जो है मंद सुनाई देगी। वही चीज ये भी कह रहे हैं, पतली सुनाई पड़ेगी, तथा जब उनके बीच की दूरी बढ़ रही हो तो ध्वनि मंद तथा मोटी सुनाई पड़ेगी। ठीक है, जब दूरी घट रही होगी तो ध्वनि तेज सुनाई देगा और पतली सुनाई देगी। जब दूरी बढ़ रही होगी तो ध्वनि मंद सुनाई पड़ेगी और मोटी सुनाई पड़ेगी। फिर आइए, डॉपलर प्रभाव के अनुसार वायु की गति तथा दिशा का अध्ययन किया जाता है।
इसका प्रयोग क्या है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। यहां से प्रश्न बने हुए हैं जो है, और यही आपसे पूछने वाला भी है। इसको जो है डॉपलर प्रभाव को नहीं पूछेगा। जब भी फिजिक्स का जो है क्वेश्चंस बनते हैं तो वह एग्जाम्पल से या दैनिक जीवन में जो प्रयोग उसका होता है उसी से बनता है। आगे कह रहा है साथ ही तारों की गति का भी विश्लेषण किया जाता है, अर्थात अध्ययन किया जाता है। आइए चलते हैं आगे डियर स्टूडेंट। आगे क्या है, अध्ययन करना है हम लोगों को। फिर कह रहा है मैक संख्या, आइए इसको पढ़ते हैं। मैक संख्या व प्रघाती तरंगे, शॉक वेव। मैक संख्या कह रहा है किसी माध्यम में पिंड की चाल, किसकी चाल, पिंड की चाल, तथा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, किसकी बात कर रहा है, ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या बराबर पिंड की चाल, ये बटा में है डियर स्टूडेंट, बटा ध्वनि की चाल। अब अगर हम बात करें, जैसे मान लो पिंड की जो चाल है, पिंड की चाल, पिंड की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, और वहीं पर ध्वनि की चाल हम आप लोगों को कितना बताए थे, ध्वनि की चाल भी कितना है, 332 मीटर प्रति सेकंड है। और अभी आप लोगों ने पढ़ा कि मैक संख्या बराबर, मैक संख्या बराबर ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल बाई पिंड की चाल। मैक संख्या बराबर पिंड की चाल, पिंड की चाल बाई ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। कितना दे रखा है आपको पिंड की चाल, 332 मीटर प्रति सेकंड, और ध्वनि की चाल भी कितना होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये डिवाइड हुआ, मिला कितना हम लोगों को, 1 मिला। आइए समझते हैं। कह रहा है जब किसी पिंड की मैक संख्या 1 से 5 के बीच में हो, इसीलिए मैं पहले आप लोगों को समझा दिया। जब किसी पिंड की मैक संख्या 1 से 5 के बीच में होती है तो उसे पराध्वनिक या सुपरसोनिक कहा जाता है। ठीक है, जब किसी का मैक संख्या 1 से लेकर 5 के बीच में होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, पराध्वनिक कहा जाता है या सुपरसोनिक कहा जाता है। आगे चलिए क्या कह रहा है, और जब मैक संख्या 5 से अधिक हो, किससे अधिक हो, 5 से अधिक होती है तो उसे अति पराध्वनिक हाइपरसोनिक जो है कहा जाता है। जब कोई पिंड पराध्वनिक का, यहां से जो है देखेंगे, जब कोई पिंड पराध्वनिक या अति पराध्वनिक चाल से आगे बढ़ती है तो वह अपने पीछे एक शंकु आकार की रेखा उत्पन्न करता है जिसे प्रघाती शॉक वेव कहा जाता है, प्रघाती तरंगे या शॉक वेव कहा जाता है। अब कह रहा है जो पिंड है पराध्वनिक और अति पराध्वनिक, जब ये आगे बढ़ती हैं तो अपने पीछे एक शंकु के आकार का विक्षोभ उत्पन्न करती हैं, और उसी विक्षोभ या रेखा को क्या कहा जाता है, प्रघाती तरंगे कहा जाता है। आप लोग स्टीमर वगैरह देखे होंगे, स्टीमर, या अब तो उतना नहीं दिखाई पड़ती है, पहले के समय में एक आसमान में प्लेन उड़ा करती थी, जहाज उड़ा करती थी, और अपने पीछे वह कुछ विक्षोभ उत्पन्न करती थी, और वहां पर जो है स्थानीय, अगर
स्थानीय जो है उसके नाम अलग अलग हुआ करते थे। कोई जो है कुप्पी वाला जहाज कहा करता था, तो कोई गोइया जहाज कहा करता था। तो वह धुआं नहीं उत्पन्न करती थी, वह इतने स्पीड से आगे बढ़ती थी को अपने पीछे एक शंकु के आकार का विक्षोभ उत्पन्न करती थी, जिसे आप प्रघाती तरंगे कहते होंगे। या मूवी वगैरह में आप देखते होंगे, जब जो है जल में स्टीमर चलता है तो अपने पीछे इतनी उसकी स्पीड तेज होती है कि आसपास की जो वस्तुएं होती हैं उसे जो है तोड़ फोड़ देता है, या अपने पीछे एक शंकु के आकार का विक्षोभ उत्पन्न करता है, उसी को प्रघाती तरंगे कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ये चीज आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा। यहां से जो है प्रश्न जो है परीक्षा में आ चुके हैं। अगर मैक संख्या 1 से 5 के बीच में हो तो पराध्वनिक, और कितने 5 से अधिक हो तो अति पराध्वनिक, और जब ये चलती हैं तो अपने पीछे एक शंकु के आकार के रेखा उत्पन्न करती हैं, या आप विक्षोभ भी कह सकते हैं, उसी को प्रघाती तरंगे कहते हैं। आइए चलते हैं आगे डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग अभी तक फिजिक्स के अंतर्गत वेब का अध्ययन किया गया और आज साउंड का भी अध्ययन कंप्लीट हुआ। उससे संबंधित जो पीवाईक्यूज हैं उसको सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि पढ़ तो रहे हैं, हम किस दिशा में पढ़ रहे हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये चीज आप लोगों को जानना जरूरी है और उसके प्रश्न को भी करना जरूरी है। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? कह रहा है ध्रुवित, पराबैंगनी, औरक्त और एक्सरे। कमेंट कीजिए आप लोग, सही उत्तर क्या है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है स्टूडेंट जो है, तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, औरक्त किरण। और औरक्त किरण को जब हमने पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि औरक्त किरण का प्रयोग हम लोग टेलीविजन में, आधुनिक रिमोट में करते हैं, और औरक्त किरणें जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसके ताप को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, है ना। चलिए, हमने ये भी बताया था कि कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, रोगियों के सिकाई करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, औरक्त। हम लोग पराबैंगनी को भी समझा गया था, एक्सरे को भी समझा गया था। तो इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं। जब आप सही तरीके से क्लास को पूरी तरह से पढ़े रहेंगे तो इससे बाहर जो है प्रश्न नहीं जाएगा, और सामने आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी का परीक्षा जो है कि है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न की बात कर रहा है और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चलिए, हमने बताया था आप लोगों को, एक तरंग बनाया था और बताया था स्ट्रिंग, है ना। उभरे हुए भाग को क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग, और धसे हुए भाग को क्या बोला जाता है, गर्त। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़े थे, स्ट्रिंग और गर्त। और हमने हम आप लोगों को बताए थे कि 2 स्ट्रिंगों, है ना, 2 स्ट्रिंगों या 2 गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाता है, तरंग दैर्ध्य कहलाता है। और उसके साथ ये भी बताया था या 2 संपीड़न या 2 विरलन के बीच की दूरी भी क्या कहलाता है, तरंग दैर्ध्य कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये आरआरबी एएलपी में पूछा गया प्रश्न है 2018 में, जो एएलपी का अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। आइए देखते हैं तरंग की प्रकृति का वर्णन कौन नहीं करता है।
आरआरबी जीडी अर्थात ग्रुप डी का पीवाईक्यू जो है, कह रहा है ऊंचाई, फिर कह रहा है तरंग दैर्ध्य, तरंग की गति, आवृत्ति। तो बताइए, जो हमने आप लोगों को हम बता रखे हैं कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, तरंग गति क्या होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग ऊंचाई की, हाइट की कहीं पर चर्चा नहीं किए थे। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा दृश्यमान विकिरण, विजुअल जो है रे की खोज किसने की थी? बहुत इजी सा प्रश्न, और ये देखिए ये जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। करा हेनरी बेकुरल महोदय ने किया था, रंटजन महोदय ने किया था, आइजैक न्यूटन महोदय ने किया था, या मार्कोनी महोदय ने किया था? जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग और सही उत्तर बताएंगे कि किसने किया था। तो किसने किया था? आइजैक न्यूटन महोदय ने दृश्य किरण की या विजुअल रे का खोज किया था, है ना। वहीं पर गामा किरण की खोज जो है बेकुरल महोदय ने किया था, और रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी महोदय ने किया था, और एक्स किरण की खोज जो है रोंटजन महोदय ने किया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है, अपवर्तन उत्पन्न होता है, कि कंपन उत्पन्न होता है, कि प्रतिबिंब उत्पन्न होता है, कि घूर्णन उत्पन्न होता है? तो बताइए डियर स्टूडेंट, क्या उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो ध्वनि के कारण कंपन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कंपन उत्पन्न होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कराए ध्वनि के संचारण के लिए संचारण की अगर हम बात करें, संचारण के लिए आवश्यकता माध्यम खाली स्थान है, अवस्था में होना चाहिए। बताए संचारण का मतलब आप यहां पर गति भी कर सकते हैं, है ना। संचारण का मतलब गति या मोशन भी होता है। तो बताइए जल्दी जो है, कराए ठोस, गैस, द्रव या इनमें से सभी? तो ध्वनि को चलने के लिए या गति करने के लिए या संचरण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो ठोस का भी पड़ता है, द्रव का भी, गैस का भी पड़ता है, द्रव का भी पड़ता है, अर्थात इनमें से सही हमारा जो है उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। और ये आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया जो है प्रश्न है। चलिए चलते हैं आगे। करा इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं? श्रव्य, पराश्रव्य, अवश्रव्य हम लोगों ने अध्ययन कर रखा है, तो आप लोग बताएंगे जल्दी से जो है कमेंट करेंगे। कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाली रेंज, फिर कह रहा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाला रेंज, फिर कह रहा है डियर स्टूडेंट कि जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाला। तो बताइए हम आप लोगों को क्या बता रखे थे कि कितने से कितने के बीच हमें ध्वनियां सुनाई देती हैं और कितने पर सुनाई नहीं देती हैं? तो हमने बताया था श्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनका वैल्यू या मान कितना होता है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य में होता है। तो कहीं पर ये ऑप्शन है, जी हाँ। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो किसका पूछा है? न्यूनतम पूछा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कह रहा है 50 हर्ट्ज, फिर कह रहा है 500 हर्ट्ज, फिर कह रहा है 10 हर्ट्ज, फिर कह रहा है डियर स्टूडेंट 20 हर्ट्ज। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये सब हम आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। अगर सही तरीके से आप लोग क्लास को पढ़े होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो उससे बाहर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है ध्वनि का प्रसार में अधिकतम होता है। बताइए ध्वनि का प्रसार अधिकतम किसमें होता है? और आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 2018 में जो है, और 2 बार पूछा गया है। कह रहा है निर्वात में,
फिर कह रहा है गैस में, फिर कह रहा है ठोस में, फिर कह रहा है तरल में। अच्छा, प्रसार का मतलब अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो ध्वनि की चाल इसे आप बोल सकते हैं कि ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो है ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है, ठोस में होती है, सॉलिड में होती है। और किस पर निर्भर करती है, तो हमने बताया था प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से करते रहिए। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।